समारोह इस समय जोर शोर से चल रहा था। वह यहाँ पूरे बैच के साथ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। चेहरे पर गंभीरता सजाए वह अपनी आंखें समारोह पर जमाए हुए था, लेकिन उसका दिल उसके साथ बैठी मेहरों की बचकानी हरकतों पर बुरी तरह धड़क रहा था। वह नहीं चाहता था कि यहाँ किसी को भी इस बात का शक गुजरे। एक बार फिर वह नरमी से उसकी ओर झुकी। मेजर साहब, और कितना यहाँ बैठना पड़ेगा? उसने शरारत से आंखें मटकाते हुए पूछा। चुपचाप बैठो मेहरो, मुझे तंग मत करो। वह हल्के से बड़बड़ाया, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी ओर ध्यान दे। पिछले 1 घंटे से मेहरों ने उसकी नाक में दम कर रखा था। कभी अपनी पतली उंगलियों से उसके वजूद से छेड़छाड़ करने लगती। सबको बता क्यों नहीं देते मेजर साहब कि यहाँ आपकी छोटी सी बीवी भी मौजूद है? उसने एक बार फिर कहा, और वह चुपचाप बैठा रहा। उसे अब एहसास हो रहा था कि सुबह मेहरों की जिद पर ध्यान नहीं देना चाहिए था और उसे फ्लैट में ही छोड़ देना चाहिए था। सुबह जब वह निकलने लगा तो मेहरों ने तो कोहराम मचा दिया था। बार बार उससे विनती करती रही कि मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी देखना है, मुझे बहुत शौक है फौजियों को देखने का। मैं कसम से वहाँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस चुपचाप बैठी रहूंगी। और न चाहते हुए भी हमजा को राजी होना पड़ा और वह उसे साथ ले आया। लेकिन अब वह उसके लिए मुसीबत बन गई थी। अगर कोई और मौका होता तो वह पल भर में उसकी बोलती बंद कर देता, मगर अब यहाँ कैसे? वह बार बार उसे खुद से दूर करते हुए चुप रहने की ताकीद कर रहा था, लेकिन वह फिर उसके साथ सटकर बैठ जाती। मेजर साहब, 10,000 रुपए हैं तो मेरी पॉकेट में डाल दीजिए, उसने फिर कहा। और मेजर हमजा ने आंखें घुमाकर उसे देखा। पागल हो गई हो क्या? वह फुसफुसाया। बिल्कुल, वरना सबको बता दूंगी कि आपकी बीवी हूं, हक रखती हूं आप पर। चलिए जल्दी से मेरी पॉकेट भर दीजिए। मेहरो तुम। वह दांत पीसते हुए रह गया। कुछ नहीं मेजर साहब, अगर एक बात और करेंगे तो 20,000 मांग लूंगी। उसने हाथ झाड़ते हुए चेहरा सीधा रखा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह इस वक्त क्या आफत मचा रही है। उसे अपनी इज्जत की चिंता थी। वह उसे अभी अपनी बीवी के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता था, और मेहरो उसी बात का फायदा उठा रही थी। यह भी सोच लो कि तुम्हें घर भी जाना है, उसने धमकी दी। बात की बाद में देखी जाएगी। मेहरो, बिल्कुल चुप हो जाओ, ये कोई आम जगह नहीं है, और न ही तुम नौकरों के बीच बैठी हो कि कुछ भी कह दो। पिछले 1 घंटे में तुमने मुझे जितनी जिल्लत दी है, आज तो मेरे हाथों से बच नहीं पाओगी। वह लाल चेहरा लिए उसे घूरता रहा। तभी सामने उसका नाम पुकारा गया और वह तुरंत चौकन्ना होकर उठ खड़ा हुआ। मेहरो मुस्कुराती हुई उसके पीछे देखती रह गई। वह शानदार वर्दी में सजा मेजर उसका मालिक था, और आज ही उसे मौका मिला था अपने घमंडी शौहर को सबक सिखाने का। पिछले 1 महीने से दोनों का निकाह हो चुका था, और इस 1 महीने में उसने जितनी हुकूमत उस पर चलाई थी, अब वह एक एक का बदला ले रही थी। मगर उसे यह नहीं पता था कि जितना उसने मेजर हमजा को परेशान किया है, अब उसका हिसाब उसे घर जाकर देना पड़ेगा। समारोह खत्म हुआ तो वह कुछ जवानों के साथ खड़ा किसी बात पर चर्चा कर रहा था। उसने मेहरों से कहा था कि वह जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाए, वह खुद आ जाएगा। लेकिन वह अब भी वहीं खड़ी थी। वह बार बार पीछे पलट कर देखता और निगाहों से चेतावनी देता तो वह उंगलियों से इशारा कर पैसे की बात याद दिलाती। वह झल्ला उठा, एक जूनियर को बुलाया और उसकी हथेली में कुछ नोट दबाते हुए धीरे से कहा, और वह हैरान सा मेजर हमजा की ओर देखकर पलट गया। मेजर के कहे मुताबिक उसने वो पैसे जाकर मेहरों की नाजुक हथेली पर रख दिए। वह आंखें मटकाती हुई झट से वहां से गायब हो गई। मेजर हमजा, जो हमेशा उसकी शरारतों पर मुस्कुरा देता था, आज उसे गुस्सा चढ़ गया था। उसने मन ही मन ठान लिया, अब कभी भी वह मेहरों को किसी भी समारोह में अपने साथ नहीं लाएगा। यह भी उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि मेहरों पर भरोसा करते हुए वह उसे यहाँ ले आया और यहाँ उसके बचपने का शिकार हो गया। अगर यहाँ कोई देख लेता या किसी को इस बारे में पता चल जाता तो न जाने वह सब कुछ कैसे संभालता। करीबी लोग जानते थे कि फ्लैट में उसकी फैमिली रहती है, लेकिन उसने कभी उनका परिचय मेहरों से नहीं कराया, और इसके पीछे भी एक ऐसा राज था जो वह अभी किसी के सामने खोलना नहीं चाहता था। मेहरों हमेशा जिद करती कि वह उसे लोगों के बीच अपनी बीवी कहकर मिलवाए, ताकि सबके बीच वह घुल मिल जाए, और वह हमेशा कह देता कि सही वक्त आने दो। लगभग आधे घंटे बाद जब वह गाड़ी में आकर बैठा तो मोहतरमा सीट से टिकाए गहरी नींद में सो रही थीं।
बिखरे बालों और सिर पर टोपी के साथ वह इतनी मासूम लग रही थी कि वह उसका चेहरा देखता रह गया। मगर अब तक गुस्सा कायम था और वह इतना आसानी से अपना गुस्सा भूलने वाला नहीं था। शाम के साए फैल रहे थे। शायद पूरे दिन उसके साथ ऊब कर वह थक गई थी। अगर वह उसे लोगों के बीच अपनी बीवी के रूप में ले जाता तो शायद वह समारोह का मजा लेती, लेकिन इस तरह छुप छुप कर रहना उसके लिए बोरियत बन गया और इसी वजह से वह बार बार उसका ध्यान खींच रही थी। मेजर हमजा ने झुककर उसकी सीट बेल्ट लगा दी। उसके जिस्म की खुशबू हमजा के नथुनों से टकराई। 1 महीना पहले जिन हालात में उनका निकाह हुआ था और फिर उसे मेहरों को यहाँ लाना पड़ा, ये बहुत बाद की कहानी थी, लेकिन इस दौरान उसने मेहरों को स्पेस दी हुई थी और कह दिया था कि जब तक वह उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती, वह कोई वैवाहिक रिश्ता शुरू नहीं करेगा। शायद वह यह भी चाहता था कि इस रिश्ते से पहले हवेली के लोग उसके फैसले को जान लें और दिल से स्वीकार करें। उसके मासूम से चेहरे पर एक गहरी नज़र डालकर उसने नज़रें फेर लीं। आंखें गुस्से से लाल थीं और वह अब मेहरों पर प्यार जताकर उसे और सिर नहीं चढ़ा सकता था। चेहरे पर गंभीरता लिए उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। वह घर जाकर ही उसे एहसास दिलाना चाहता था कि उसने कितना गलत रवैया अपनाया था। वह हमेशा से गरिमामय, गंभीर और पेशेवर सोच का मालिक था और अब उसकी जिंदगी में एक चंचल, शरारती लड़की की एंट्री हुई थी जो उसे छोटी छोटी बातों पर तंग करती रहती। और आज तो जो कुछ हुआ था वह उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। फ्लैट के सामने गाड़ी रोककर उसने दरवाज़ा खोला और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वह नाजुक सी लड़की उसके मजबूत बाजुओं में सिमट गई। उसका सिर मेजर हमजा के सीने पर टिका हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और टोपी वहीं गाड़ी में गिर गई थी। वह उसे फ्लैट के अंदर ले आया। यह शानदार सा फ्लैट भी उसे गवर्नमेंट की ओर से मिला था और वह इन दिनों मेहरों के साथ यहीं रह रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मेहरों की आंख खुली तो वह हड़बड़ाकर उसका चेहरा देखने लगी। खुद को उसके इतने करीब, उसके सीने से लगा देखकर वह नीचे उतरने के लिए मचलने लगी, मगर मेजर हमजा की मजबूत पकड़ में बस छटपटा कर रह गई। चुप हो जाओ, मुझे पहले ही तुम पर बहुत गुस्सा है, उसने गंभीर आवाज में कहा। तो वह सहमी हुई आंखों से उसे देखने लगी और फिर चुपचाप उसके सीने पर सिर रख लिया। उधर हमजा ने उसे लाउंज में मौजूद सोफे पर बिठाया और खुद किचन की तरफ चला गया। फ्रिज से पानी निकालकर उसने गिलास में डाला। शुक्र था कि उन्होंने खाना वहीं खा लिया था, वरना अब आकर खाना बनाना भी पड़ता। किचन से निकलकर वह दोबारा लाउंज में आया, लेकिन मोहतरमा वहां से गायब थीं। शायद उसका गुस्सा देखकर अपने कमरे में चली गई थीं ताकि खुद को बंद कर ले और सो जाए। सुबह तक उसे अंदाजा था कि मेजर हमजा का गुस्सा उतर जाएगा और वह फिर अपनी शरारतों पर लौट आएगी, लेकिन आज वह उसे माफ़ करने के मूड में नहीं था। सबसे पहले अपने कमरे में जाकर उसने कपड़े बदले, फिर रिलैक्स होकर डुप्लीकेट चाबी उठाई और उसके कमरे की ओर बढ़ा। उसे पता था कि वह दरवाज़ा नहीं खोलेगी, इसलिए उसने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया। क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और वह अंदर गया। बेड पर वह मुंह के बल गिरी हुई थी। 1 घंटे में फिर से सो चुकी थी, लेकिन इस बार बदले हुए ढीले ढाले शर्ट ट्राउजर में उसका नाजुक शरीर बिखरा हुआ था। शर्ट उसके पहलू से थोड़ा ऊपर उठी हुई थी और दूध जैसी गोरी रंगत झलक रही थी। बिखरे बाल, चेहरे के पास रखे हाथ, वह इतनी दिलकश लग रही थी कि वह हाथ पीछे बांधकर खड़ा बस उसे देखता रह गया। गुस्सा तो कब का उड़नछू हो चुका था, लेकिन अब वह बस उसे हल्की फुल्की सजा देना चाहता था ताकि आज के बाद वह उसे परेशान करने के बारे में सोच भी न सके। वह उसके करीब आया, उसके बालों को संवारते हुए उसकी खुशबू से उसका पूरा अस्तित्व महक उठा। उस पल में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे शब्दों की जरूरत ही न रही हो। हमजा ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी बंद आंखें और कांपते होंठ कुछ कह रहे थे, मगर आवाज कोई नहीं थी। ये पहली बार था जब वह इतने करीब आया था। अब तक उसने हमेशा उसे एक सुरक्षित दूरी पर रखा था ताकि वह इस रिश्ते की गहराई को समझ सके। उसकी उम्र अभी छोटी थी और वह नहीं चाहता था कि उस पर किसी भी तरह का दबाव महसूस हो, लेकिन आज उसके मन में भावनाओं का सैलाब उठ रहा था। उसने अपने दिल की बात को शब्दों में कहने की कोशिश की। तुम जानती हो, मैं अब तक तुम्हें पूरा अधिकार क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि मैं चाहता था कि जब हम एक दूसरे को समझें तभी यह रिश्ता आगे बढ़े। मैरू की आंखों में हल्की सी नमी थी। वह उसकी बात सुनकर बस चुप रही। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है।
हमजा ने गहरी सांस ली, उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोला, डर मत, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। उनके बीच एक लंबा सन्नाटा छा गया। बाहर हवा चल रही थी और कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज़ थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया गया हो। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। कसम खाती हूं कि अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। उसने मासूमियत से अपने हाथ कानों पर रख लिए। हमजा उसकी इस बचकानी हरकत पर मुस्कुरा उठा, मगर उसकी आंखों में गहराई से देखता रहा। वह अब भी हाथों को कानों पर रखे डर और विनम्रता से उसे देख रही थी। उस पल में वह उसे बेहद प्यारी लगी। उसने झुककर उसके गाल को हल्के से छुआ और बोला, अब बस, कुछ मत कहो, आराम से सो जाओ। और अगर अब कभी तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वह जल्दी से सिर हिलाने लगी। कभी नहीं, मैं वादा करती हूँ। हमजा मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। हमजा उसकी इस हरकत पर हंस दिया। यह लड़की उसकी जिंदगी में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, एक सुकून देने वाली मौजूदगी जिसने उसके अस्तित्व को नरमी से छू लिया था। उसे वह दिन याद आया जब दादू ने उसे तुरंत बुलाया था। 2 दिन की छुट्टी लेकर वह पहुंचा था, पर इस बार दादू ने उसे हवेली नहीं बल्कि शहर में मिलने के लिए कहा था। सलीम उनका भतीजा था और दादू अक्सर उसके घर आया करते थे। सलीम के पिता की मौत के बाद सज्जाद साहब ने हमजा को बेटे की तरह अपनाया था। दादू ने बताया कि सलीम कई महीनों से कैंसर से जूझ रहा है और उसने अपनी बेटी मीराल को हॉस्टल भेज दिया है ताकि वह उसे इस हालत में देखकर दुखी न हो। बीमारी ने सलीम को भीतर तक तोड़ दिया था। पत्नी की मौत, कारोबार में नुकसान और अब अपनी बीमारी ने उसे निराश कर दिया था। उसने अपनी बेटी को सज्जाद साहब की देखभाल में सौंप दिया, मगर हवेली में लीली बेगम, जो कभी सलीम से प्रेम करती थीं, इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती थीं। उनका सलीम से जुड़ा हर रिश्ता उन्हें चुभता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की खुशियां उसी अधूरे प्रेम में खो दी थीं। सज्जाद साहब ने बहुत कोशिश की कि वह आगे बढ़ें, लेकिन लीली बेगम ने इनकार कर दिया। उसी दिन सज्जाद साहब ने हमजा के सामने यह शर्त रखी कि वह मीराल से निकाह कर ले। मीराल अपने पिता की बीमारी से पहले ही टूट चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं था। उसके पिता ने उसे गले लगाकर बस इतना कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। मीराल ने यही समझा कि सज्जाद साहब उसके दादू हैं जो उसका ख्याल रखेंगे। वह तब सिर्फ 18 साल की थी और उसी शाम अपने पिता की आखिरी इच्छा पर हमजा से उसका निकाह हुआ। उसके बाद हमजा अपने फ़र्ज़ निभाने के लिए लौट गया, लेकिन उस दिन से उसकी ज़िंदगी में मीराल की मौजूदगी एक नई जिम्मेदारी और एक अनकहा सुकून बन गई। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, कसम खाती हूं कि अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। उसने मासूमियत से अपने हाथ कानों पर रख लिए। हमजा उसकी इस बचकानी हरकत पर मुस्कुरा उठा, मगर उसकी आंखों में गहराई से देखता रहा। वह अब भी हाथों को कानों पर रखे डर और विनम्रता से उसे देख रही थी। उस पल में वह उसे बेहद प्यारी लगी। उसने झुककर उसके गाल को हल्के से छुआ और बोला, अब बस, कुछ मत कहो, आराम से सो जाओ। और अगर अब कभी तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वह जल्दी से सिर हिलाने लगी। कभी नहीं, मैं वादा करती हूँ। हमजा मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। हमजा उसकी इस हरकत पर हंस दिया। यह लड़की उसकी जिंदगी में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, एक सुकून देने वाली मौजूदगी जिसने उसके अस्तित्व को नरमी से छू लिया था। उसे वह दिन याद आया जब दादू ने उसे तुरंत बुलाया था। 2 दिन की छुट्टी लेकर वह पहुंचा था, पर इस बार दादू ने उसे हवेली नहीं बल्कि शहर में मिलने के लिए कहा था। सलीम उनका भतीजा था और दादू अक्सर उसके घर आया करते थे। सलीम के पिता की मौत के बाद सज्जाद साहब ने हमजा को बेटे की तरह अपनाया था। दादू ने बताया कि सलीम कई महीनों से कैंसर से जूझ रहा है और उसने अपनी बेटी मीराल को हॉस्टल भेज दिया है ताकि वह उसे इस हालत में देखकर दुखी न हो। बीमारी ने सलीम को भीतर तक तोड़ दिया था। पत्नी की मौत, कारोबार में नुकसान और अब अपनी बीमारी ने उसे निराश कर दिया था। उसने अपनी बेटी को सज्जाद साहब की देखभाल में सौंप दिया, मगर हवेली में लीली बेगम, जो कभी सलीम से प्रेम करती थीं, इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती थीं। उनका सलीम से जुड़ा हर रिश्ता उन्हें चुभता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की खुशियां उसी अधूरे प्रेम में खो दी थीं।
सज्जाद साहब ने बहुत कोशिश की कि वह आगे बढ़ें, लेकिन लीली बेगम ने इनकार कर दिया। उसी दिन सज्जाद साहब ने हमजा के सामने यह शर्त रखी कि वह मीराल से निकाह कर ले। मीराल अपने पिता की बीमारी से पहले ही टूट चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं था। उसके पिता ने उसे गले लगाकर बस इतना कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। मीराल ने यही समझा कि सज्जाद साहब उसके दादू हैं जो उसका ख्याल रखेंगे। वह तब सिर्फ 18 साल की थी और उसी शाम अपने पिता की आखिरी इच्छा पर हमजा से उसका निकाह हुआ। उसके बाद हमजा अपने फ़र्ज़ निभाने के लिए लौट गया, लेकिन उस दिन से उसकी ज़िंदगी में मीराल की मौजूदगी एक नई जिम्मेदारी और एक अनकहा सुकून बन गई। यह राज सिर्फ सज्जाद साहब और हमजा के दरमियान था। निकाह के ठीक 15 दिनों के बाद सलीम इस दुनिया को अलविदा कहते हुए हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए और बाप की मौत पर वह टूटकर बिखर गई। हवेली के लोगों ने भी कंपनी की थी। सज्जाद साहब ने सारी रस्में निभाईं। लैला बेगम के अलावा सब लोग शरीक हुए, लेकिन मिराल टूटकर बिखर चुकी थी। उसके पास सिर्फ सज्जाद साहब का सहारा था। सज्जाद साहब कुछ दिन उसके पास रुके और फिर हवेली वालों के सामने ये जाहिर किया कि उन्होंने मिराल को हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया है। वह एक मजबूत लड़की है और अपने बाप के बिना भी रह लेगी। लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने हमजा पर दबाव डाला कि वह मिराल को अपने साथ लेकर जाए, और यूं मिराल उसके साथ आ गई। उसके पास यहाँ रहाइश का इंतज़ाम था, सो हवेली वालों से अभी तक इस निकाह को मखफ़ी रखा गया। अपने बाप की मौत के गम में डूबी हुई वह बहुत कम बोलने वाली और संजीदा सी लगती थी, जिसे ज़्यादा बातें करना नहीं आता था, बस रोती धोती सी मासूम लड़की। कुछ दिन तो वह खुद भी अजीब सी तजबज़ का शिकार रहा, और फिर उसने उसे अपनी जानिब माइल करना शुरू कर दिया। उसने इस रिश्ते की शुरुआत एक दोस्त की हैसियत से की थी और धीरे धीरे वह उसे जिंदगी की जानिब रागिब करने में कामयाब हो गया। जहां उनकी रहाइश थी, उनका गांव यानी हवेली यहां से 1.5 घंटे की मुसाफत पर था, और वह हफ्ते में एक बार हवेली का चक्कर लगा लेता। हवेली में उसकी मां नदा बेगम और बहन हुरिया के अलावा उसके ताया की फैमिली थी। ताया मुस्तबा साहब, उनकी बीवी रुबीना बेगम और उनकी 2 बेटियां रमशा और सितारा। हवेली का सारा निज़ाम दादाजी के बाद अब मुस्तबा साहब के हाथों में था। वह इस हवेली का अकेला शहजादा था जिसने अपनी मर्जी से मिलिट्री ज्वाइन की थी। अगले दिन वह जानबूझकर देर से उठी क्योंकि वह हमजा की नज़र का सामना नहीं करना चाहती थी। जब वह उठी तो जमशेद चाचा उस वक्त किचन का पसारा समेट रहे थे। उसने झांक कर उन्हें देखा। क्या मेजर साहब चले गए? उन्होंने पलटकर हाँ में सिर हिलाया। हाँ, चले गए। नाश्ता बनाऊं आपके लिए? जी, बना दें। सुकून की सांस छोड़ते हुए वह सोफे पर फैलकर बैठ गई। जमशेद चाचा की उम्र तकरीबन 55 साल के करीब थी। इस फ्लैट का सारा हल्का फुल्का काम वही करते। बहुत नरम मिजाज और शरीफ इंसान थे, और यहाँ उनके साथ वह हल्की फुल्की बातें करके वक्त गुजार लेती, वरना मेजर साहब को तो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं होती। लंच में वह उसे ज्वाइन करते और फिर तकरीबन 5 बजे के करीब घर वापस आते, और तब तक वह अपनी किताबों में सिर दिए पढ़ती या बेमकसद ही घूमती रहती। पहले तो वह हमजा के साथ बातें कर लिया करती थी, लेकिन अब रात के वाक़ये के बाद तो हमजा के लिए अजीब से तासुरात उसके दिल में फैल रहे थे। जब भी वह उसकी बेबाकी के बारे में सोचती तो चेहरा खफतज़दा हो जाता और वह लाल चेहरे के साथ सिर झटक देती। कितने बेशर्म हैं मेजर साहब, अब भला अपनी बीवी के साथ ऐसा कोई करता होगा? वह डिनर में उसके सामने आई। क्या बात है मिसेज, सारा दिन गायब रही? उसे देखते हुए उसने बेबाकी से कहा। उसने पलटकर जमशेद चाचा को देखा। मैं आपसे बात नहीं करने वाली। वह मुंह बिसूर कर खाती रही। बात के अलावा कुछ और? उसने बेबाकी से उसके चेहरे को देखा और वह आंखें दिखाकर चुप हो गई। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप मेजर हैं तो अपने घर हैं, मुझ पर कोई असर नहीं। और वह कहा लगाकर उसे देखता रह गया, यानी आज उसकी मिसेज सच में नाराज थी, और हक भी बनता था। उस शाम वह खास वक़्त निकालकर उसे घुमाने के लिए ले गया था। लाइट पिंक रंग के खूबसूरत से लिबास में वह दिलकश लग रही थी। बालों को चोटी की सूरत में उसने कंधे पर डाल रखा था। दुपट्टा खूबसूरती से सर पर सजाए वह देर तक उसके साथ चलती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि बाबा के बाद कोई शख्स उसके लिए लाजिमी हो जाएगा, और यह हकीकत थी। कभी कभी उसे अंदेशे घेर लेते कि न जाने हवेली के लोग उसे तस्लीम करेंगे या नहीं, और यह अंदेशा तो हमजा को भी था। इसलिए वह मुकर्रर वक्त का इंतज़ार कर रहा था। जबकि उसकी निस्बत मीरो बहुत जल्दबाज लड़की थी, हर काम में जल्दी करना,
और इसी जल्दबाजी की वजह से वह कितने ही मामलात बिगाड़ देती। अभी भी वह इसी बात पर परेशान थी कि उसे हवेली ले जाए और हवेली वालों के सामने उसका तारुफ करवाए। न जाने क्यों उसका दिल धड़क उठता था कि अगर वह शख्स किसी और का हो गया तो वह कहाँ जाएगी। बाबा के बाद हमजा को खोने का वह तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसने दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसके हाथों में गजरे पहना दिए। उसके चेहरे से सुनहरी किरणें फूट पड़ीं। अपने हाथों से उसे गजरे पहनाने के बाद हमजा ने उसकी हथेली पर अपने लब सजा दिए। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, जानती हो क्यों? उसने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर इशारा किया, यानी पूछना चाह रही थी। क्यों? और मेजर हमजा मुस्कुरा दिया। क्योंकि उनकी लकीरों में मेरा नाम शामिल है। वह आंखें सिकोड़कर सिर झटक गईं। जरा भी नहीं मेजर साहब, खुद को इतनी टॉप चीज न समझा करें, मैं खुद भी मेजर नहीं हूं। उसने बाजू सीने पर लपेटते हुए देखा। अच्छा, वो क्या होता है? हमजा मुस्कुरा दिया। मेजर की बीवी। उसकी बातों पर हमजा ऐसे ही जिंदगी से भरपूर कहखे लगाया करता था। उसकी हंसी की छनछनाहट पूरे माहौल में बिखरती चली गई और वह बस उस खूबसूरत शख्स को हंसता हुआ देखती रही। ज़ेर लब माशाअल्लाह कहकर उसने सर झुका लिया था। उसे हमजा के साथ हर एक पल ऐसे ही जीना था। वह उसका था और इस चीज़ में वह कभी भी किसी के साथ शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद ही हमजा हवेली के लिए निकल गया। उसे खास ताकीद करके गया था कि वह यहीं रुके। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे इन्फॉर्म कर दे, वह यहाँ बिल्कुल सेफ है। पहले भी जब कभी वह हवेली जाया करता था तो वह अकेली ही रह जाती थी और उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। हमजा हवेली पहुंच गया और वह बेचैनी से टहलती रही। हमजा के जाने के बाद बोरियत ने उसे घेर लिया था और हमजा तो वहां जाकर जाने कितने दिनों के बाद माँ से मिला था। बाकी घरवाले दादो वगैरह सब लोगों के बगैर वह एक दिन भी नहीं रह पाता था और अब जिंदगी ने उसे इतना मसरूफ कर दिया था कि वह हफ्ते में सिर्फ एक बार ही उनसे मिलने आता और कभी कभी तो 2 हफ्ते बीत जाया करते थे। नदा बेगम उसे देखकर रो ही पड़ती थी। जिस वक़्त से वह हवेली आया था उसका अपनी मिसेज से कोई संपर्क नहीं हुआ था। हालांकि अगर वह ड्यूटी पर भी होता तो टाइम निकालकर उसे ज़रूर कॉल करता या फिर मैसेज करता। लेकिन हवेली आने के बाद वह खासा परहेज करता रहा। रमशा ने खुद अपने हाथों से उसकी पसंद का सारा डिनर बनवाया था। कजिन्स के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और उनमें हमेशा हंगामा खेजी होती रहती थी। ऐसा नहीं था कि वह हवेली आकर उन्हें भूल गया था, लेकिन यह सच था कि वह हवेली आकर सिर्फ उन्हीं लोगों को टाइम दे रहा था। रात 9 बजे तक वह उसका इंतज़ार करती रही और जब रहा नहीं गया तो उसने खुद ही उसे कॉल कर ली। उस वक़्त वह नदा बेगम के पास बैठा बातें कर रहा था। उसने एक बार उसकी कॉल काट दी। मीरो ने फिर से कॉल की और उसने नदा बेगम से माफ़ी मांगते हुए कॉल अटेंड कर ली। उसने मोबाइल कान से लगाया। नदा बेगम उसके बिल्कुल करीब बैठी थीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। उसे यूं लगा जैसे नदा बेगम उसे जानचती निगाहों से देख रही हैं। उसने फौरन मोबाइल पॉकेट में डाल लिया, लेकिन कॉल काटना भूल गया था। कौन है? कोई ज़रूरी बात है तो कर लो। नहीं अम्मी, कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप बताइए, क्या कह रही थीं? दूसरी तरफ मीरो अब भी मोबाइल कान से लगाए खड़ी थी। मैं ये चाह रही थी कि अब अपने बारे में सोचो ताकि तुम्हारे साथ साथ हुरिया का भी नंबर आ जाए। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। मैं पहले हुरिया की शादी करना चाहता हूँ और वैसे भी इसमें मुश्किल क्या है, उसकी मंगनी हो चुकी है। पहले उसे अपने घर का कर लेते हैं और उसके बाद मैं अपने लिए सोच लूँगा। मीरो ने बेचैनी से होंठ काटे। शायद हवेली में उसके रिश्ते की बात चल रही थी और यही बात तो उसे अंदेशों में डाल रही थी। उसका तो पूरा वजूद समाद बन गया था। नहीं, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं सबसे पहले तुम्हारी शादी देखूंगी। इस हवेली में अगर मैं सेहरा सजाऊंगी तो वो तुम होगे, क्योंकि तुम इस हवेली के बड़े बेटे हो। और देखो ना, अब तो रमशा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। तुम्हारा इंतज़ार कर रही है वो। वह अब उन्हें क्या कहता? रमशा के नाम पर मीरो का दिल धड़क उठा। उसे अंदेशा था कि हवेली में शायद उसकी रमशा के साथ बात पक्की हो रही है, और वैसे भी वह कितनी बार रमशा का जिक्र कर चुका था। वही जल्दबाजी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह उसी वक़्त वहां जाकर उन दोनों के बीच बैठ जाए और चीख चीख कर कहे कि वह किसी का नहीं हो सकता, वह सिर्फ उसका है और हमेशा उसका ही रहेगा। किसी को भी मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं हवेली में ये रिश्ते नहीं होने दूंगा। आप जानती तो हैं मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। ना हूँ।
उसने हल्का सा इनकार किया था और मीरो ने लाल होते हुए मोबाइल दूर फेंक दिया। वह बता भी तो सकता था कि उसका निकाह हो चुका है, ये अच्छा मौका था अगर वह बता देता, लेकिन वह अभी भी टाल मटोल से काम ले रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि बस हमदर्दी के नाते ही उसके साथ रिश्ता कायम किया गया है और अब उसे अपने लिए कोई राह खुद ही निकालनी थी। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। कमरे में जाने के बाद हमजा लगातार उसे कॉल्स और मैसेज करता रहा, लेकिन उसने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगली सुबह उसने वह फैसला कर लिया जो रात भर की बेचैनी का नतीजा था। वह रात भर बेकरार रही। नींद उसकी आंखों से गायब थी और अब उसे खुद को वो मुकाम दिलवाना था। हमजा उसे कब तक वादों में उलझाए रखता और उस रोज़ उसने वो बड़ा कदम उठा लिया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उस रोज़ वह उसके फ्लैट से निकल आई। अपनी मामूली पैकिंग करने के बाद उसने टैक्सी बुक की और उसे भले ही वह खुद न मिलवाए, लेकिन वह खुद को खुद ही सबके सामने मिलवाएगी। सबके सामने जाकर कह देगी कि वह मिसेज हमजा हसन है और किसी का हक नहीं बनता कि कोई भी उसे रमशा के साथ मुंसलिक करे। वरना क्या होगा अगर कल उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती रमशा के साथ मुंसलिक करते हुए उनके दरमियान रिश्ता बना देंगी? तो क्या वह उसकी दूसरी बीवी बनकर रह जाएगी, जो सारी जिंदगी इस बेनाम से फ्लैट में गुजार देगी? वह पूरे रास्ते शिद्दत से रोती रही। चाहे मेरे साथ जो भी हो मेजर साहब, लेकिन मैं अब आपसे दूर नहीं रहूंगी। मैं हवेली में रहूंगी, अपने नाम और मुकाम की पहचान करवाकर। बाबा के साथ वह पहले भी इस हवेली में आ चुकी थी, लेकिन अब उसका मुकाम अलग था। हवेली का माहौल पुरसुकून था, लेकिन अभी कुछ देर बाद ही उस सुकून में इंतशार बर्पा होने वाला था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने जा रहा है। वह दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सब लोग लॉन्ज में मौजूद थे। वह दादो और मुस्तबा साहब के साथ किसी ज़रूरी बात पर चर्चा कर रहा था। जब दाखिली दरवाजे से उसे आते हुए देखा तो वहीं साखित रह गया। उसकी नज़रें उसके वजूद पर जम गई थीं। एक पल के लिए उसे यूं लगा जैसे वह ख्याल में खड़ी हो, लेकिन अगले ही पल वह हकीकत थी और कदम बढ़ाते हुए उसकी जानिब आ रही थी। सब लोग उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे और हमजा उठ खड़ा हुआ। उसने पलटकर एक नज़र दादो को देखा था, जिनके चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे। वह कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी नरमी से सलाम कर रही थी। रमशा सबसे पहले होश में आई। उसने उस वक्त हल्के ग्रे रंग की मगरिबी अंदाज की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसके ऊपर छोटी सी अलग डिज़ाइन की हुई कुर्ती उसे और भी आकर्षक बना रही थी। स्कार्फ को दुपट्टे की तरह लपेटे उसकी नज़रें उस वक्त सामने खड़े हमजा पर जमी हुई थीं। सलीम चाचा की बेटी? हवेली के लोग उसे जानते थे। हमजा को यह तारुफ अच्छा लगा, लेकिन वह फिर भी साखित उसके लबों को देख रहा था, जिसने एक पल में ही रमशा को नापसंद नज़रों से देखा। जी, सलीम चाचा की बेटी और मिसेज हमजा हसन। सब कुछ साखित रह गया। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सब लोग उठ खड़े हुए। वह कदम बढ़ाकर उनके करीब चली आई। दादो के सामने उसने सर झुकाया तो उन्होंने अपना हाथ उठाकर उसके सर पर रख दिया। भाट, क्या कहा है अभी तुमने? रमशा एक कदम बढ़ाकर उसके करीब चली आई। वह हमजा को देखती रह गई। वही जो आपने सुना है मिसेज हमजा हसन, हमजा की बीवी हूं मैं। वही हुआ जिसका डर था। उसकी जल्दबाजी ने सारा काम बिगाड़ दिया। लैला बेगम की नजरें तो उसके नक्श पर टिकी थीं। नदा बेगम तो गुस्से से भर गईं। उन्होंने तल्ख निगाहों से हमजा को देखा और अपने कमरे में चली गईं। उसे सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन माँ की आंखों में बदगुमानी नहीं। हमजा उसे देखता रह गया, जो भरी भरी आंखों से उसे देख रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सब लोगों की सवालिया नज़रें, सवालात, इल्ज़ाम और माँ की बदगुमानी वह सब अफसोस से घिरे हुए थे। उसने मुलाजिमा को इशारा किया कि उसे हमजा के कमरे में ले जाए। वह नहीं चाहता था कि वह यहाँ खड़ी होकर और बातें करे या उन लोगों की तल्ख बातों को सुने, जो अब भी इतना बड़ा मामला उठाने के बाद भी रो रही थीं। नहीं, ये कैसे तुम्हारे कमरे में जा सकती है, हमजा? रमशा सबसे पहले होश में आई और उसने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। हमजा ने उसका हाथ नरमी से छुड़ाया। ये मेरी बीवी है और मेरे कमरे में जाएगी। रमशा, तुम रिलैक्स करो, तुम्हें इस मुआमले में दखल देने का कोई हक नहीं है, उसने कह दिया था। और रमशा तो झलझलों की जद में खड़ी थी। वह सब लोग कैसे उसकी बात पर यकीन कर सकते थे? ये तुम क्या कह रहे हो? मुज्तबा हसन ने पहली बार दखल दी। देख लिया आपने, यही अंजाम होना था। अगर इस बगावत को पहले दिन ही कुचल देते तो आज ये दिन न देखना पड़ता।
उनकी बीवी भी भड़कते हुए रमशा का हाथ थामकर कमरे में चली गईं। वह बेबस दादो को देखता रह गया, जो खुद भी अजीब सी कैफियत का शिकार थीं। यह सच था कि उसे एक न एक दिन तो बहू के रूप में मिलवाना ही था, लेकिन इतना जल्दी नहीं, क्योंकि दादो ने उसे कह रखा था कि घरवालों का एतबार जीत लेने के बाद ही उसे हवेली में लाया जाए, क्योंकि इसके बगैर हवेली में कोई भी उसे टिकने नहीं देगा। और यह भी एक हकीकत थी। मैं हर हाल में अम्मी को मनाना चाहता हूँ। मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। दादो का हाथ पकड़कर वह नदा बेगम के कमरे में गया, जो बिस्तर पर बैठी अजीब से दुख में गुम थीं। उसे देखकर मुंह फेर लिया। वह आगे बढ़कर उनके कौदमों में बैठ गया। उन्होंने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। जाओ हमजा, मैं तुमसे बात नहीं करती। शायद जिंदगी में पहली बार उसने माँ का गुस्सा देखा था। वह समझ रही थी कि शायद वह दादी को लेकर आया है सिफारिश के लिए। पापा, आप कुछ नहीं कहेंगे? उन्होंने खड़े खड़े ही उसे मना कर दिया। ये सब मेरा किया हुआ है, इसमें हमजा का कोई कसूर नहीं। वह हैरान रह गई। पापा? उसके होंठों से हैरानी भरी सरगोशी निकली थी। उस वक्त ये जरूरी था। अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो शायद सारी जिंदगी ग्लानि में रहता। ये बस इंसानियत के नाते उठाया गया कदम था। वह बच्ची अनाथ थी और बेघर हो जाती। अगर मुझे बता देते तो शायद मैं आपका साथ देती, इनकार न करती। पापा, मुझ पर इतना भरोसा तो कर सकते थे। वह दुख में डूबी थी। हमजा का दिल माँ को देखकर टूट चुका था। मैं जानता हूँ, इस हवेली में तुम मेरी बहू से ज्यादा मेरी बेटी के दर्जे पर हो। उसे बहू के रूप में एक मौका देकर तो देखो। उन्होंने नरमी से नदा बेगम के सिर पर हाथ रखा और वह कुछ भी नहीं कह पाई। हमजा जब सबसे उलझकर कमरे में गया तो वह बालकनी में खड़ी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। वह सीधा उसके पास गया, उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ते हुए कमरे में ले आया। तुमने कसम खा रखी है कि हर जगह मुझे शर्मिंदा कराओगी। आखिर चाहती क्या हो तुम? उस दिन वह पहली बार गुस्से में उसके फैसले की सख्ती से निंदा कर रहा था। मैं आपकी पत्नी हूं, आपको किसी के साथ नहीं बांट सकती। रूंधी हुई आवाज में यह कहकर वह रो पड़ी थी और हमजा ने उसका मुंह पकड़ लिया। तुम्हें पत्नी बनाकर साथ रखा, सम्मान दिया, प्यार दिया, भरोसा दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? उसने लाल चेहरे के साथ हमजा को खुद से दूर धकेल दिया। कुछ नहीं दिया आपने, आप कुछ दे ही नहीं सकते। आपने तो बस हमदर्दी के नाते रिश्ता कायम किया और यहाँ आकर किसी और के साथ जुड़ने का नाटक कर रहे हैं। अगर आपको एहसास होता कि मैं आपकी पत्नी हूं तो आप मुझे पत्नी का दर्जा दे चुके होते। उसने जल्दी में कह दिया और फिर अपनी जबान काट ली। हमजा हैरान रह गया। यही गलती थी मेरी कि तुम पर तरस खाया, अब नहीं खाऊंगा। उसने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा हटा दिया। वह उसके सामने खड़ी रह गई। हमजा, मेरा वो मतलब नहीं था, वह कहती रही, लेकिन हमजा ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आज मेरी भावनाओं से नहीं बच पाओगी, ताकि तुम्हें एहसास हो कि यह रिश्ता किसी हमदर्दी से नहीं बना। उसकी सांसों की गर्माहट से वह बेबस हो गई। उस रात हमजा को गुस्सा भी था और दुख भी कि उसने उसकी शराफ्त को कमजोरी समझा। वह कैसे कह सकती थी कि उसे पत्नी का दर्जा नहीं मिला, जबकि उसने खुद उससे अन्याय किया था। उस रात हमजा ने उसे बेबस कर दिया। वह बार बार माफ़ी मांगती रही, पर अब उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस रात उसने उसे एहसास करा दिया कि हमजा हसन से टकराने की सज़ा क्या होती है। अगले दिन नदा बेगम चुप रहीं। अब वे भी इस रिश्ते को दादी की इच्छा से स्वीकार कर चुकी थीं। हमजा ने कह दिया था कि वह अब अपनी नरमी और प्यार से माँ का दिल जीतेगी। उसे यकीन था कि उसकी माँ जैसी नेक दिल औरत कभी अन्याय नहीं करेगी। हमजा उसे हवेली में छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चला गया और अब हवेली की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। नदा बेगम का व्यवहार सामान्य था, न बहुत नरम न बहुत सख्त। शायद वे अब भी असमंजस में थीं। उसे लगता था कि हमजा अब भी उससे नाराज है। दादी ने भी इस रिश्ते के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अब उसे ग्लानि होने लगी थी कि उसने अपनी जल्दबाजी में हमजा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। एक दिन जब वह रसोई में चाय बना रही थी, रमशा से उसकी जोरदार बहस हो गई। रमशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम खुद को हमजा के काबिल समझती हो? वह तो तुम्हारे लिए सिर्फ दया महसूस करता था। दादी की जिद के कारण उसने तुमसे शादी की। अगर वह तुमसे सचमुच प्यार करता तो खुद तुम्हारा परिचय करवाता। अब जब यह रिश्ता उसके गले की हड्डी बन गया है तो उसे किसी भी तरह निगलना तो था ही। आप अपनी हद में रहिए, वह बस इतना ही कह पाई। यह सच था कि रमशा ने सबके सामने उसकी औकात याद दिला दी थी।
वहाँ फ्लैट में वह हमजा के साथ रहती थी, अकेली थी, बोर होती थी, लेकिन सुकून था। यहाँ सबके दिल जीतते जीतते उसे सच में एहसास हुआ था कि यहाँ तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता। आए दिन वह दिल टूटने से उदास होती जा रही थी। कभी सितारा उसे खरी खोटी सुना देती, कभी उसकी लाख कोशिशों के बावजूद नदा बेगम मुंह मोड़ लेती। उस दिन वह चाय देने गई तो दादी ने नरमी से उसे अपने पास बिठा लिया। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होता। हमजा ने तुम्हें स्वीकार किया है तो जरूरी नहीं कि घर के सब लोग भी तुम्हें स्वीकार करें। सब्र से काम लो बच्चे। वह रो पड़ी। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मुझे लगता है मैं सारे रिश्तों के बीच में आ गई हूँ। नहीं मेरे बच्चे, ये तुम्हारी खुद की बनाई सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। रिश्तों को बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हर चीज़ कुर्बानी मांगती है। तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। और यह वह पल था जब उसे दादी से मिलकर ऐसा लगा जैसे वह अपने पापा से मिल आई हो। सबसे बड़ा खतरा तो लैला बेगम की ओर से था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साध ली थी। वह फिर से सब्र से अगले दिन की शुरुआत करती, लेकिन यहाँ बहुत सी मुश्किलें थीं। अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि हमजा इतनी जल्दबाजी के हक में क्यों नहीं था, और शायद एक वजह यह भी थी कि उसके इस फैसले के बाद हमजा भी अनजाने में उससे दूर होता चला गया। कई बार इंसान अपनी खुदगर्जी से अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेता है, और हमजा चाहता था कि वह उसकी मासूम और बचकानी सोच से आज़ाद हो जाए। उस शाम वह उदास बैठी थी। हमजा की कॉल आई तो उसने बेमन से पूछा, कब तक आएंगे आप? हमजा ने हंसते हुए कहा, जब तुम कहो। पहले तो हर हफ्ते हवेली आते थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ 1 महीना हो गया और आपको समय ही नहीं मिला। उसने शिकायत की। मैंने बताया था ना कि एक ज़रूरी मिशन की वजह से देर हो रही है। अब तो तुम अकेली भी नहीं हो, तुम्हारे पास घर के सब लोग हैं, उसने कहा। उसने नम आंखों से खुदा हाफिज कहकर कॉल काट दी। उस वक्त लॉन में अकेली बैठी वह चांद को देख रही थी। उसे हमजा की बहुत याद आ रही थी। न जाने क्यों मन में डर उठ रहा था कि हमजा उसकी वजह से हवेली नहीं आ रहा। काफ़ी देर तक वह वहीं बैठी रोती रही और फिर कमरे में जाने लगी। तभी फिर से रमशा से टकरा गई। रमशा उसकी रोई हुई आंखों को देखकर बोली, क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। वह चुपचाप गुजरने लगी तो रमशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी की सेज पर अपनी खुशियों की शुरुआत करने वालों के मुकद्दर में कुछ नहीं होता सिवाय बदनामी के। याद रखना, तुमने हमजा को पा लिया है, लेकिन सिर्फ नाम भर का। मुझसे क्या चाहती हैं आप? उस दिन वह भड़क उठी। बस चुपचाप हमजा की जिंदगी से निकल जाओ, इतना ही घर में सुकून आ जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक माँ की बड़ी ख्वाहिश छीन ली है? क्या मतलब? उसने हैरानी से देखा। हमजा चाची जान का इकलौता बेटा है। उन्होंने सालों से सपने देखे थे अपने बेटे की पसंद की दुल्हन लाने के, उसका सेहरा सजाने के, और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। काश तुम हमारी जिंदगी में कभी ना आती। वह दुख से रमशा का चेहरा देखती हुई पलटकर कमरे की ओर बढ़ गई। सीढ़ियों के पास खड़ी नदा बेगम को देखा तो उसके अंदर का एहसास और बढ़ गया। उस रात उसने बेचैनी में पूरी रात जागते हुए गुजारी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उस रात वह इतना रोएगी और फिर वह फैसला लेगी जो वह नहीं लेना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि अब वह इस गलती को सुधार लेगी। अगले दिन दादी के नाम एक नोट लिखकर उसने अपना सब कुछ समेटा और फज्र के बाद ही हवेली से निकल गई। उसने ड्राइवर से कहा कि उसे इलाके के बाहर तक छोड़ दे, आगे वह खुद चली जाएगी। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई। जिस तरह चुपचाप आई थी वैसे ही उसने चुपचाप जाने का फैसला कर लिया। यह सब आसान नहीं था। एक बार फिर वह सलीम साहब के दरवाजे पर खड़ी थी और इस बार वह उसका इंतजार नहीं कर रहे थे। उसने सोच लिया था कि किसी की जिंदगी में जबरदस्ती थोपी जाने से बेहतर है कि चुपचाप किनारा कर लिया जाए। हिजरत बेहतर थी, चाहे दिल कितना भी टूट जाए। जब हमजा को पता चला कि वह घर छोड़कर चली गई है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने न जाने कितनी बार कॉल की, मैसेज किए, लेकिन उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया था। उसे नहीं पता था कि क्या वह अब अपने फैसले बदल पाएगी या नहीं। शायद अभी उनके लिए दूरी ज़रूरी थी। लगभग 1 हफ्ते बाद जब वह हवेली लौटा तो हवेली गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। उस रात वो कमरा उसे बहुत खामोश लग रहा था। खामोशी उसे काटती रही। उसे वापस ले आओ क्योंकि तुम उसके बिना अधूरे हो। नदा बेगम ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा था। इस बार मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा, बल्कि इस बार आप लेकर आएंगी, अगर आपका दिल रजामंद हो, उसने धीमे से कहा।
वो उनके साथ 1 महीना रहकर गई थी और नदा बेगम उसकी फितरत को अब बहुत अच्छी तरह जान चुकी थीं। वो जैसी मासूम दिखती थी वैसी ही मासूम थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उसके बिना उनका बेटा अधूरा था। अगले ही दिन नदा बेगम सलीम साहब के घर पहुंच गईं, जहां अब वो रह रही थी। हमजा उन्हें दरवाजे पर उतारकर चला गया। उस रोज वो अकेली नहीं आई थीं, मुश्तबा साहब, उनकी मिसेज और दादू भी साथ थे। सबको देखकर वो हैरान रह गई। उसे लगा था कि अब वो सुकून से जी सकेगी, ये सोचकर कि हमजा उसकी जिंदगी से आज़ाद होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका होगा। नदा बेगम ने उसे प्यार से गले लगाया। बेटियां घर छोड़कर नहीं आती। मैं वापस नहीं आना चाहती आंटी, मेरे ख्याल से मेरा निकल जाना ही बेहतर है। मैं चाहती हूं कि आपके सारे ख्वाब पूरे हों, उसने कहा। नदा बेगम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाऊंगी बल्कि रुखसत करवा कर ले जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। अगले 10 दिनों के अंदर उन्होंने एक शानदार रिसेप्शन रखा। किसी को क्या एतराज़ होता, उन्हें तो अपने बच्चों की खलूशी अजीज थी। उन्होंने मेहरों को भी समझाया कि वो कब तक दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारने का सोचती रहेगी। सारी रस्में पूरी हुईं, मगर हमजा ने फिर भी उससे कोई बात नहीं की। उसकी तरफ से उसकी खाला, कजिन्स और बाकी लोग आए थे। उस दिन वो बाकायदा दुल्हन के लिबास में रुखसत होकर उसके घर आई थी, और उसी जोड़े में हमजा उस खूबसूरत दुल्हन को देखता रह गया। उसके वापस आने से जैसे कमरे में फिर से रौनक लौट आई थी। कमरा लाल गुलाबों से सजा हुआ था। वो हकीकतन गजब ढा रहे थे। तुम्हारे लिए सब कुछ आसान क्यों होता है? वो बेताबी से उसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, इतना करीब कि उसकी सांसें मेहरों के होंठों से टकरा रही थीं। वो बस चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। खुद ही जिंदगी में आने का फैसला कर लिया, और खुद ही जाने का क्यों? मेजर साहब, मुझे लगा था कि... मगर हमजा ने उसके होंठों को अपने होंठों से छूते हुए उसकी बात अधूरी छोड़ दी। हर बार ऐसा नहीं होता जैसा तुम सोचती हो। तुमने मेरे दिल में झांक कर देखा है? मैंने तुम्हारे बिना ये दिन कैसे गुजारे? माफ़ कीजिए, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं कह सकती। वो मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। वो हैरानी से उसे देखता रह गया। मतलब तुमने मुझे मिस नहीं किया? बिल्कुल नहीं। वो लाल चेहरे के साथ मुस्कुराहट दबा रही थी। पूछ सकता हूँ क्यों? वो गुस्से में बोला। क्योंकि मेरे वजूद में मेजर हमजा की एक कॉपी मौजूद थी। ये सुनकर वो सन्न रह गया। कुछ लम्हों तक बोल नहीं पाया। फिर उसने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और सीने से लगा लिया। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? वो बेताबी से बोला। मैंने सबसे पहले आपको बताने का ही फैसला किया था, उसने नरमी से कहा। तुम सोच भी नहीं सकती, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। हमजा के चेहरे से खुशी झलक रही थी। वादा करो मेजर साहब कि सबसे ज्यादा मोहब्बत तो मुझे ही दोगे, क्योंकि मैं किसी को भी तुम में शामिल नहीं कर सकती, उसने कहा, और वो मुस्कुराकर उसे देखता रह गया। वो इतनी हसीन लग रही थी, और ऊपर से इतनी बड़ी खुशखबरी। वो तो जैसे दुनिया जीत चुका था। उसने प्यार से उसके होंठों को चूमा, सारे शिकवे दूर कर दिए। उस रोज उसने उसे अपने पास लाकर जताया कि कुछ रिश्तों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कभी कभी वक्त के लिए खामोश रहना पड़ता है। उसने उसके जिस्म से जेवर उतारते हुए अपने लम्स से उसे वाकिफ करवाया, और वो भी उसकी मोहब्बत में डूब जाने को तैयार थी। उसने ठान लिया था कि अब चाहे कितनी भी रुकावटें आईं, वो अपने मेजर के साथ ही खड़ी रहेगी, भागेगी नहीं। रही बात रमशा की, तो वो उसके मुकद्दर में थी ही नहीं। उसने किसी के हक पर डाका नहीं डाला। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि कोई और नहीं कर सकता, वो इकरार कर गई। और तुम्हें हर बार लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुस्कुराया। लेकिन वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हें ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम मेरे लिए कीमती नहीं हो। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ, वो कह गया, और वो मुस्कुराती रह गई। होनी भी चाहिए, आखिर मैं मेजरनी हूँ आपकी। उसने उसके माथे को चूमा, आंखों में नमी लिए मुस्कुराया, क्योंकि कुछ रिश्ते सचमुच मुकद्दर से बनते हैं, और ये रिश्ता उसके लिए सबसे अनमोल था।